बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन देखेंगे, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी व इसके अनुप्रयोग देखेंगे, कैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग करेंगे। लेकिन इसके पहले हमें कुछ शब्दावलियों को समझना है और कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने। जैसे पहला मैंने बताया आपको, जैसा कि आपने देखा कि ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर E नॉट एम एन प्लस ऑब्लिक एन, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन विभव है, इसका मान बढ़ता है। तो इसमें बेटा हम ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे अपचयन विभव का मान बढ़ता है, यानी अपचयन की प्रवृत्ति घटे बढ़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और यह हम दूसरे शब्दों में कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटेगी। बच्चों दो चीज आपने देखा कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटेगी। अब एक चीज ये है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जैसे एक सिंबल दिया है बेटा E नॉट एम एन प्लस ऑब्लिक एन, तो देखो इसका रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है एम एन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट एम एस। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एमएस में। इसका मतलब ये ऑक्सीकृत अवस्था है, जो ऑक्सीकृत होगी वही क्या होगी, अपचयित होगी आगे जाके। ऑक्सीकृत अवस्था है। और एमएस क्या है, ये अपचयित अवस्था है। यहां पर ऑक्सीकृत अवस्था का अपचयन हो रहा है, किसमें, अपचयित अवस्था में। यानी जब ये अपचयन इसका हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी, अपचयन होने के बाद अपचयित अवस्था में। ऑक्सीकृत अवस्था अपचयन के बाद अपचयित अवस्था में परिवर्तित होती है। यानी किसी रिडॉक्स युग्म में जो सिंबल नीचे लिखा रहता है उसमें पहले ऑक्सीकृत अवस्था होती है, उसके बाद अपचयित अवस्था होती है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होती है, फिर रिड्यूस्ड स्टेट होती है। तो जब हम अपचयन के प्रवृत्ति की बात करेंगे, अपचयन किसका होगा, ऑक्सीकृत अवस्था का, ये ध्यान रखना है, ऑक्सीकृत अवस्था का। और जब हम ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटने की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण किसका होता है, अपचयित अवस्था का। इसका मतलब यह बच्चों कि हम लोग जो टेंडेंसी की कंपैरिजन करते हैं, पहले यही देखना है कि किसी इलेक्ट्रोड युग्म में किसका ऑक्सीकरण होना है और किसका अपचयन होता है, किसकी हम तुलना कर रहे हैं। जैसे हम अगर कहते हैं कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे सिंपली ले लें हम E नॉट लिथियम प्लस ऑब्लिक लिथियम इक्वल टू -3.75 वोल्ट, और E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू है प्लस 0.34 वोल्ट। इसमें अगर हम ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति देखें, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति, आप बताइए किसकी ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। इस बात है कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटती है, और हम जानते हैं कि जैसे निगेटिव से पॉजिटिव होगा, हम ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी लिथियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो इसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति ज्यादा होगी और इसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कम होगी इस इलेक्ट्रोड की। अब इसमें लिथियम है, लिथियम प्लस है, कॉपर प्लस है, कॉपर है, तो किसको हम मानेंगे, किसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति देखेंगे, अपचयित अवस्था।
हमेशा ऑक्सीकरण प्रवृत्ति किसकी करती है? अपचयित अवस्था की। अपचयित अवस्था इसमें कौन होता है? जो बाद में लिखा होता है, यानी अपचय ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति जब हम देखेंगे हम लिथियम और कॉपर में कंपेयर करेंगे और हमें कह सकते हैं कि लिथियम की ज्यादा है, कॉपर की कम है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटती है। अब यही अगर हम अपचयन की प्रवृत्ति देखें तो क्या होगा? अपचयन की प्रवृत्ति में हम ऑक्सीकृत अवस्था को कंपेयर करते हैं और अपचयन की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे क्या होती है? बढ़ती है। किसकी? ऑक्सीकृत अवस्था की। ऑक्सीकृत अवस्था क्या है? लिथियम प्लस और कॉपर। यानी अपचयन की जब प्रवृत्ति कंपेयर की जाएगी हम लिखेंगे लिथियम प्लस इज लेस देन Cu2 प्लस। तो बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोड युग्म में अगर ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो उसके ऑक्सीकृत अवस्था की अपचयन प्रवृत्ति कम होगी। यानी जो ज्यादा ऑक्सीकारक होगा वो खराब अपचायक होगा, जो अच्छा अपचायक होगा वो पुअर ऑक्सीकारक होगा। अब एक चीज ये देखिए कि ऑक्सीकारक कौन होता है और अपचायक कौन होता है। अपचयन की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत अवस्था, अपचयित अवस्था, इन शब्दों को आप यहां पे एकदम क्लियर कर लेंगे। देखिए जो ऑक्सीकृत अवस्था होती है यही ऑक्सीकारक भी होती है। और अपचयित अवस्था जो होती है ये अपचायक होती है। बहुत बेटा यहां पे ध्यान रखना है आपको। ऑक्सीकृत अवस्था जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीकारक होती है। अपचयित अवस्था क्या होती है? अपचायक होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जिसका अपचयन हो। अपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीकृत अवस्था का। यानी हमेशा ऑक्सीकृत अवस्था ही ऑक्सीकारक होती है। जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम अपचायक कहते हैं। ऑक्सीकरण किसका होता है? अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण हमेशा किसका होता है? ये अपचयित अवस्था का होता है। इसलिए इसको हम अपचयित अवस्था जो होती है इसका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक। यानी अपचायक जो होते हैं हमेशा अपचयित अवस्था में होते हैं, ऑक्सीकृत अवस्था में हमेशा ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकृत अवस्था यानी ऑक्सीकारकों का अपचयन होता है, अपचयित अवस्था यानी अपचायकों का हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और इसी आधार पर हम तुलना करते हैं। ये तथ्य आपको हमेशा ध्यान में रखने। अब हम लोग सबसे पहला अनुप्रयोग देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का, वह है धातुओं की क्रियाशीलता। तो देखिए धातुओं की क्रियाशीलता को हम कैसे डिसाइड करें। बच्चों धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वह उनके अपचायक क्षमता पर निर्भर करती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वह उनके अपचायक क्षमता पर निर्भर करती है। क्यों? जैसे लिथियम है, या आप ये कह सकते हैं आपकी क्रियाशीलता जो होती है इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रवृत्ति अगर अधिक है तो धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे M है, इलेक्ट्रॉन त्याग क्या करता है? Mn प्लस बनाता है और N इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसका ऑक्सीकरण होगा। इसी का उल्टा क्या होता है? अपचयन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा किसमें दिया जाता है? अपचयन विभव में। तो हम कह सकते हैं जिनका अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिनका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो कम क्रियाशील होंगे। क्यों? क्योंकि अपचयन विभव क्या है? इसी को हम उलट के लिख दें। बेटा ये अगर देखें हम
अपचयन विभव E नॉट M प्लस ऑब्लिक N जो दिया हुआ है, अपचयन विभव जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटेगी। तो ऊपर से नीचे जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाते हैं तो अपचयन विभव बढ़ता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, अर्थात ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति घटेगी, अर्थात क्रियाशीलता भी धातुओं की क्या होगी, घट जाएगी। हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातुओं में जिनका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है वो कम क्रियाशील होती हैं, और जिनका इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होती हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान अगर बढ़ता है तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। अब जैसे पूछा जाए कि लिथियम ज्यादा सक्रिय है या कॉपर, तो आप सीधे बता सकते हैं कि लिथियम ज्यादा सक्रिय है। जैसे हम देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, लिथियम है, लिथियम के नीचे क्या है, लिथियम के नीचे जिंक है सपोज करिए, हाइड्रोजन है और कॉपर। तो बेटा अगर हम देखें यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि अपचयन विभव इनका बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हम इस तरह से धातुओं की क्रियाशीलता को कंपेयर कर सकते हैं। अब एग्जाम में मान लो आपको कभी दिया गया है कि 4 धातुएं हैं A, B, C और D, इनके इलेक्ट्रोड विभव जो हैं, ये सपोज करिए इसका है 0.74, इसका है -0.24, इसका है -0.75 और D का है 0.98। आपको कंपेयर करना है इनकी क्रियाशीलता, इनको इनकी क्रियाशीलता के सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगी, आप जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्रियाशील कम होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, डी का, तो सबसे कम क्रियाशील होगी। सबसे कम किसका है, नेगेटिव मान सबसे ज्यादा सी का, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी, क्योंकि अगर बढ़ते क्रम में लिखो तो यही होगा -0.75, -0.24, फिर 0.74, 0.98 और इनके नाम लिख दीजिए। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, -7.5 यानी सी। सी के बाद किसका नंबर आएगा 0.24 यानी बी। बी के बाद किसका सीक्वेंस है ए। ए के बाद क्या है डी। ये है इन धातुओं की क्रियाशीलता का आर्डर। इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रियाशीलता का आर्डर क्या होता है, इनका क्रम क्या होगा, आप इसको बता सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका दूसरा अनुप्रयोग। बच्चों अब हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संभाव्यता। दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका वह है रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संभाव्यता। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संभाव्यता या फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही आसान है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Cu प्लस Zn2 प्लस, एक सिंपल सा रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें जिंक का Zn2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu2 प्लस का Cu में रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। बच्चों ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, यह इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। देखो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, E नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू होता है 0.76 माइनस एंड E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू कितना होता है 0.34 वोल्ट। बच्चों यहां पर जिंक एनोड है
क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन इस पर हो रहा है क्या है, कैथोड। अगर दोनों को हम, आप जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से क्या बनता है, सेल। जब दोनों ऑक्सीडेशन एनोड और कैथोड एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तब ये रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। और जब ये रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं इस कंडीशन में जो सेल बनता है, अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल लें, सेल पोटेंशियल जिसे कहते हैं, तो सेल पोटेंशियल अगर हम निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू देख करके हम बता सकते हैं कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक जो नोट करने वाली चीज ये है कि किसी भी सेल का ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ये फिजिबल होती है, संभाव्य होती है। और अगर ये नेगेटिव है, यहां पर संभाव्यता नहीं होती है, यानी वो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बेटा अगर हम ई नॉट सेल इसका मतलब निकाल लें, हम ये बता सकते हैं कोई रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल सा है, ई नॉट सेल हमेशा निकाला जाता है एक फार्मूले से जो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अगर आप एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो वैल्यू आती है उसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। तो अब यहां अगर हम देखें जिंक के लिए, जिंक कैथोड एनोड है और कॉपर कैथोड है, पहले इसकी वैल्यू हम ले लेंगे तो हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये पॉजिटिव है अर्थात ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो यहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आप सॉल्व करिए, बहुत आसान होते हैं। केवल आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड बनाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड बनाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, थर्ड। बच्चों तीसरा जो एप्लीकेशन है वह है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी लवण विलयन से किसी धातु का विस्थापन। इसको हम कैसे बता सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कॉपर सल्फेट का हमने जलीय विलयन लिया, इसमें जिंक की एक रॉड डाल दी और जब हम जिंक रॉड डालते हैं तो क्या, अब एक चीज देखो, इसका रंग नीला होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नीला होता है और इसका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है ये रंगहीन होता है। जैसे ही जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसका नीला रंग कम होने लगेगा, घटने लगेगा और धीरे धीरे अगर जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा तो विलयन रंगहीन हो जाएगा और कॉपर जो है ये डिस्प्लेस हो जाता है। दूसरा हम चेक करते हैं, जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर डालें, अगर कॉपर जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा तो इसका रंगहीन विलयन धीरे धीरे क्या होगा, नीला होगा। ऐसा देखा गया है ये रिएक्शन तो होती है, यानी कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, लेकिन जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर डालते हैं तो ये कॉपर सल्फेट बना के जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता, यानी ये रिएक्शन नहीं होती। कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ये बहुत आसान है क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था ऑक्सीकारक अपचायक, उसी बेस पे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखो यहां पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, यहां पर कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और आप ये बताइए कि ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति जिंक की ज्यादा होगी या कॉपर की। आप जानते हो विद्युत रासायनिक स्टेडी में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, यानी जिंक की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति ज्यादा है, कॉपर की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कम है। तो जिंक की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति ज्यादा है, जिसका ऑक्सीकरण होगा, इसकी प्रवृत्ति कम है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इस पेयर में ये रिएक्शन होगी और ये नहीं होगी। एक सिंपल सा रूल हम एक बता सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं उनको अपने से नीचे वाली सभी धातुओं को उनके धातु विलयनों से, उनके लवण विलयनों से विस्थापित कर सकती हैं। यानी जो धातुएं
विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती हैं, अपने से नीचे की धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो उनको आप देखिए। अब लास्ट एक और हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। बच्चों हम लोग चौथा यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मेटल्स। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मान लो कोई मेटल रिएक्ट करता है, 2MCl बनाता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है, डिस्प्लेस कर देता है HCl से H को, और Cl के साथ जुड़ के MCl बना लेता है, हाइड्रोजन एज H2 रिलीज हो जाती है। इसी तरह से H2SO4 से जब रिएक्ट करता है M2SO4 बना लेता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। लेकिन ऐसा सारे मेटल्स नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल्स हैं जो इस तरह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। तो वो कौन से मेटल हैं, हम कैसे जानेंगे? इसको आप बड़ी आसानी से जान सकते हो। कैसे? देखिए, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे है 0, यहां पर कितना है +1। यहां पर मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीजें अगर आप एक बार समझ लीजिए, हमेशा आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर लेंगे। मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां पर ये +1 है, यहां पर 0 है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब आप देखिए कि ऑक्सीडेशन M का होना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, HCl होगा। अब हमें ये देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाइड्रोजन है, सपोज करो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। बच्चों देखो, यहां पर मेन चीज जो है वो ये समझनी है आपको कि हाइड्रोजन को वही रिप्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को वही रिड्यूस कर सकता है जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स होते हैं ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं देन हाइड्रोजन। दीज आर द बेटर, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट या अच्छे अपचायक होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे धातुएं होती हैं वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, यानी पुअर अपचायक होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिड्यूस कौन करेगा, जो इससे बेटर रिड्यूसिंग होगा, यानी हाइड्रोजन से के ऊपर जितने भी मेटल्स या धातुएं पाई जाती हैं वो तन अम्लों से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2। अन्य धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं। तो बहुत सिंपल सा रूल है, इसको आप याद रखिए कि वो धातुएं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं यानी जिनकी वैल्यू धनात्मक है, आप जानते हैं कि यहाँ जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऋणात्मक होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धनात्मक होते हैं। तो जितनी धातुओं के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऋणात्मक होते हैं वो हाइड्रोजन से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, और जो धनात्मक होते हैं वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ हमने आपको एप्लीकेशंस बताए। अन्य बुक्स में भी इस तरह के और एप्लीकेशन हो सकते हैं, आप उनको पढ़िए, समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करिए।